सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हमारी को एंकर लीना इलियास हैं और स्टूडियोज़ में हमारे डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अनवर अब्बास भी हैं और मुझे कराची से ज्वाइन किया जनाब ज़फ़र हिलाली साहब ने और स्काइप पर हमारे साथ चाइना की मुख्तलिफ़ पब्लिकेशंस के लिए काम करने वाले भी रिपोर्टर हमारे साथ हैं ज़मीर असदी। और जिस मौजू पर सबसे पहले हम बात करेंगे उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान और चाइना के बीच जो इस वक्त चल रहा है सीपैक के हवाले से दो तीन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की एयर स्पेस अमेरिका के इस्तेमाल के हवाले से बात है, क्योंकि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में एक अजीब सी फ़ज़ा छाई हुई थी पॉलिटिकली, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टोरीज़ थी वो मिस हुई, क्योंकि जो एहतजाज था, जो धरने थे, जो सड़कों पर बंदिश थी, उसी पर सारा मीडिया बात करता रहा। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के गिरदोनवा में जो हो रहा है अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इसका बहुत ज़्यादा असर होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। अमेरिका में हमने ये देखा कि जो उनकी कांग्रेस है वहाँ पर एक हेयरिंग के दौरान ये बताया गया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अमेरिका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और मुस्तकबिल में भी इस बात का इम्कान है कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा। अब ये खुलकर वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ज़ाई रास्ता दे रहा है अमेरिका को और हम इस बंदोबस्त को जारी रखने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बातचीत अगर हो रही है किसके साथ हो रही है, किस लेवल पर है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात के तनाज़ुर में। फिर इसके बाद हमने ये देखा, ये 29 तारीख को ये ख़बरें छपी। 30 को जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने एक जो बात कही, जो ये भी ख़बर अनवर इकबाल साहब की और डॉन में ये छपी है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका को गालबन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुस्बत गुफ्तगू जारी है ताकि बदएतमादी ख़त्म हो सके, और कुछ बदएतमादी है जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। और वेंडी शर्मन जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इसलिए वो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने कहा कि ये बात कहना गलत है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और ये भी कहना गलत है कि मुस्तकबिल में ये मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हम इसमें बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो यानी इसने बड़े बड़े जो थी तफक्कुरात उसको ख़त्म किया। लेकिन इन सब से पहले 4-5 दिन पहले जो हमारे सीपैक के जो अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के, वो एडवाइज़र भी हैं खालिद मंसूर साहब, वो भी डॉन में ख़बर छपी जिसका उन्होंने, मैं उसकी हेडलाइन आपको बता देता हूँ, US कलूडिंग विद इंडिया टू सैबोटाज सीपैक। उनका ये कहना है कि इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका सीपैक को सैबोटाज करने की बात कर रहा है। सीपैक को जो कामयाब नहीं होने देगा अमेरिका, ये उसके मफादात के ख़िलाफ़ है। अब ये बड़ी कन्फ्लिक्टिंग सारी स्टेटमेंट्स हैं। मैं ज़फ़र हिलाली साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये मैंने 3-4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मुझे बताइए कि हमारे ताल्लुकात हैं कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं। खालिद मंसूर साहब कुछ कह रहे हैं, अमेरिकन कुछ और बात कह रहे हैं, और जो हमारे मोईद यूसुफ साहब हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। और आज उन्होंने जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि खालिद मंसूर साहब की जो स्टेटमेंट है ये सियाको सबाक से हटके है, इसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, मेरी उनसे बात हुई है। क्या हो क्या रहा है, किसको हम सच माने, और आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? समी साहब, सीधी बात यह है
कि ये जो पहला अनाउंसमेंट कांग्रेस में हुआ, ये 2 स्पीकर्स जिनके आपने उनको दिखाया सेट पे, टीवी पे, ये तो उन्होंने वाजे कह दिया है कि भाई हम ओवर फ्लाइट्स कर रहे हैं, और उनका मैसेज ये था, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनके से बात कर रहे हैं और उनकी इजाज़त से कर रहे हैं, और बातें अगर आप इनकी इसके बारे में कुछ और आप सुनना चाहते हैं तो क्लोज्ड हियरिंग में हम बता देंगे। इन अदर वर्ड्स उनका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही चल रहा है मामला इस पे, और बस हम पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। कि हमने उनको कहा होगा खुदा के लिए पब्लिक मत करो इसको, आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, मगर ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकते। तो क्या हमारा स्पोक्समैन खड़ा होके कहेगा कि फ़्लाइट्स नहीं आ रहे हैं? अगर वो ऐसा कहेगा तो वो झूठ होगा, और अगर वो कहेगा कि हाँ हाँ आ रहे हैं और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी सही नहीं होगा। इसके बारे में आप बात ज़रूर कर रहे हैं मगर आपका कोई इरादा नहीं है रोकने के लिए। ये तो आपको मैंने, दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। तो अजीब सी बात है। अच्छा, इसमें एक, मगर आप मैं हिलाले साहब, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपसे चाहता हूँ कि जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर लावरोव, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसने पाकिस्तान को भी प्रपोजल दी हैं, उज़्बेकिस्तान को भी कहा है अड्डे लेने के लिए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी इतला के मुताबिक अभी पाकिस्तान ने शायद बेसिस के लिए एग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको कहा है कि आप अमेरिका और नेटो के प्रेशर को आप ये कहें नो, और यहाँ पर ना आए। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट प्रेशर्स हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है, ये तो एक जो पाकिस्तान के मफादात हैं, हमारे वो इदारे, हमारी वो एजेंसीज़, हमारे वो लोग जो बाहर अमेरिका के साथ नेटो के प्रेशर का मुकाबला करने के लिए गुफ्तो शनीद उनको चाहिए थी, वो तो यहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात के हवाले से। हाँ, देखिए, एक चीज से आप कंफ्यूज ना हो। एब्सोल्युटली नॉट का मतलब नो बेसिस, राइट, और उस पे हमने उनको कोई बेस नहीं दिया है मेरे इत्तला के मुताबिक। मगर एब्सोल्युटली नॉट का मतलब हमने स्ट्रेच किया, आगे लेके कहा कि इट मींस नो ओवरफ्लाइट्स। ये गलत था। उनके ओवरफ्लाइट्स हो रहे हैं, होते रहेंगे, मगर उनके बेसिस जो पहले थे इधर, अब आज तक वो रिवाइव नहीं हुए हैं, और हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, मगर इस वक्त तक नहीं हुए मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और पुतिन जो कह रहा है वो एक लिहाज से कंफर्म कर रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान अब तक उसको ना कह रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ हैं जनाब असदी साहब, ज़मीर असदी, चाइनीज़ मीडिया आउटलेट्स के लिए रिपोर्ट करते हैं, चाइना के जो मामलात हैं उनको समझते हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने खालिद मंसूर साहब का जो स्टेटमेंट है, उनकी जो गुफ्तगू है, जिसको मुईद यूसुफ साहब अब कहते हैं कि ये तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है और ये सियाको सबाक से हट के था और मेरी उनसे बात हुई, ये बयान फरमाइए कि चाइना के जो उस तरफ जो मीडिया है और वहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनमें असद उमर साहब हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये सब लोग अमेरिका के दौरे हो रहे हैं, और शौकत तरीन साहब भी ये अमेरिका में अभी भी होके आए हैं और पिछले 1-2 महीने में मुतअद्दिद दौरे हुए हैं। लेकिन चाइना सी पैक जो पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है, वहाँ किसी पाकिस्तानी वज़ीर ने, अहम शख्सियत ने पिछले कई माह से दौरा उसका नहीं किया। तो व्हाट डज इट टेल यू? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने इस अहम मौजू पर जो है वो बात करने के लिए दावत दी और मौका दिया।
मैं आपको बताते चलूँ, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर अमेरिकन की भी वो भी शामिल की प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन के लिए। तो इस ख़ास तौर पर मैं सी पैक के हवाले से अगर बात करूँ, जो आपने क्वेश्चन किया है और हिलाली साहब से भी आपने पूछा कि वेयर डू वी स्टैंड नाउ, तो बात यह है कि जब हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, जब से ये इनका दौरे इक़्तिदार शुरू हुआ है, आपको याद होगा फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि मौजूदा हुकूमत, जो नई हुकूमत है इस वक्त, वो शायद कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के ये जो मंसूबे हैं, इन पर जो कंसल्टेशन है चाइना के साथ, वो रिवाइज की जाए, दोबारा से इसको जो है वो बहस मुबाहिसा किया जाए इन प्रोजेक्ट्स पे। और कहीं ना कहीं उस स्टोरी में इस बात का जिक्र था कि इन प्रोजेक्ट्स को शायद 6 माह के लिए तातुल का शिकार किया जाएगा, इनको रोका जाएगा इस पर काम, और फिर जब हमारी एक बार बातचीत मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसको जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखा जाएगा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बातचीत करते हुए दोनों ममालिक के मबैन जो इंटरेस्ट का एक बैलेंस था उसको बरकरार रखा या नहीं, और ये उसी चीज़ की कंटिन्यूटी हमें नज़र आती है। अगर हम देखें इस वक्त गुज़िश्ता 3 या 3.5 सालों में, जब से ये मौजूदा हुकूमत हमारे सामने मौजूद है, इस तरह की स्टोरीज जो है वो तवातर से पाकिस्तानी मीडिया में आ रही हैं। और पाकिस्तानी मीडिया से ये स्टोरीज कैसे जनरेट हो रही हैं? पाकिस्तानी मीडिया ये स्टोरीज जो है वो खुद से सोर्सेज की बेस पर जो है वो जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि ऑफिशियल्स को कोट किया जाता है। तो ये जो ऑफिशियल्स को कोट किया जाता है, एक ऑफिशियल जो है वो दावा करते हैं कि जनाब अमेरिकन जो है वो इंडिया के साथ कल्यूट कर रहे हैं सी पैक के हवाले से पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, जबकि मीनवाइल उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है हमारे दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से इस तरह की जो स्टोरी होती है उसकी तरदीद कर दी जाती है। तो इस वक्त जो एक स्टेट हमारे सामने मौजूद है, जो एक स्टेटस एक हमारे सामने सी पैक के हवाले से है, मुख्तलिफ अगर हम ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट देखें तो वो बड़ा एक जो है ना कंफ्यूजिंग है। नहीं, असल में आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अमेरिका जो चाइनीज़ है वो इसको किस तरह से देखते हैं, बिकॉज यू मस्ट बी इंटरैक्टिंग विद द चाइनीज़। मैं रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, वहाँ पर काम किया और मुख्तलिफ चीनी मीडिया आउटलेट्स के साथ जो है पाकिस्तान से तवातर के साथ सी पैक पे और पाक चाइना रिलेशनशिप पे काम करने का जो है वो मुझे एक टाइम मिला। चीनी मीडिया खास तौर पर और जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं और चाइनीज़ थिंक टैंक्स, खास तौर पर जो सी पैक के हवाले से जो रिसर्च सेंटर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, और इसके अलावा जो साउथ एशिया पर काम कर रहे हैं, फ़िलहाल वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो बड़े पॉजिटिव हैं सी पैक के हवाले से। जो चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी है, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत हुई, इसके हवाले से वो बड़े होपफुल हैं कि आल्दो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर्स ज़रूर मौजूद हैं, अमेरिका से, वेस्ट से या दीगर जो अनासिर हैं उसके मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन चीन इस हवाले से कमिटेड है कि पाकिस्तान के साथ ये जो कोऑपरेशन एक डेवलप किया गया, एक फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टमेंट का सी पैक के तहत, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेजर जो है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसको वो जारी रखेंगे और इसके हवाले से जो प्रेशर्स पाकिस्तान पे मौजूद हैं उसको ईज करने की भी कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि जहां जहां पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल जो डिसबैलेंस पाकिस्तान में नजर आता है, जो इकोनॉमी के हवाले से कुछ मसाइल नजर आते हैं, तो चाइना की तरफ से माजी में भी, गुज़िश्ता 3 सालों में भी और हालिया दिनों में भी हमने देखा है कि मुकम्मल सपोर्ट जो है वो नजर आती है। चीनी मीडिया, चाइनीज ऑफिशियल्स, चाइनीज थिंक टैंक्स, चाइनीज स्कॉलर्स बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, और ये सरमायाकारी आगे चलेगी। और पाकिस्तान पर जो प्रेशर्स हैं वो चीन उनकी भरपूर कोशिश कर रहा है और करता रहा है कि वो ईज हो। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, इसलिए कि रिसेंटली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की चाइना के सदर से जो गुफ्तगू हुई उसमें भी उन्होंने ये यकीन दिलाया चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कि सी पैक को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ भरपूर अंदाज में ताउन किया जाएगा। और उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी तरजीहात के मुताबिक अपने मफादात को सामने रखते हुए फ़ैसला करे। अनवर अब्बास, मैं आपसे ये पूछूंगा, फ़ॉरेन ऑफिस यूसुफ साहब भी थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, ओवरऑल जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनका क्या सेंटिमेंट है? आपकी बात होती होगी उनसे, ऑफ द रेकर्ड भी बात होती होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज सी पैक और ये जो हम पाक यूएस रिलेशनशिप के हवाले से जो एक पाकिस्तान कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि ताल्लुकात रिपेयर हों, ये इसकी कॉस्ट क्या होगी? किस कॉस्ट पे ताल्लुकात रिपेयर होंगे? किसी ने आपके साथ कभी शेयर किया या थोड़ा हिंट दिया? जब अमेरिका के हवाले से जब भी बात हुई है स्पोक्स पर्सन ऑफिस में, दीगर जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं उनसे, उन्होंने ये कहा कि इन ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है।
चीन के हवाले से भी वो यही दावा करते हैं कि हमारे ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं, लेकिन ये दोनों कंट्रास्ट सिचुएशंस हैं। अगर आप अमेरिका के इस वक्त साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये कि नो डाउट आपकी चाइना के साथ ताल्लुकात ज़रूर होंगे, लेकिन आप उन्हें फिर उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त दोनों एक कोल्ड वार लाइक सिनेरियो में मौजूद है, अमेरिका और चाइना। सेकेंडली जो CPEC के हवाले से स्टेटमेंट्स आती हैं, जो एक मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बार बार इसकी प्रोजेक्शन की जा रही थी, हम देखते हैं कि कुछ अरसे से वो प्रोजेक्शन भी काफ़ी कम हो गई है, हमें ज़्यादा चीज़ें CPEC के हवाले से दिखाई नहीं दे रही। चाइनीज़ गवर्नमेंट का जब से दासू डैम का इंसिडेंट हुआ है जिसमें 9 चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद ग्वादर में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी चाइनीज़ जो है उनको नुकसान पहुंचा। उसके बाद से चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न्स मौजूद हैं। उन्होंने जब भी मीडिया रिलीज़ भी जारी की उसमें उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रेस किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसे इक़दाम करे कि हमारे जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। चाइना की जानिब से कंसर्न इस वक्त मौजूद है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न है या उसकी वजह से एक ताल्लुकात ख़तरे में है, लेकिन डेफिनेटली एक तो इनकी सिक्योरिटी के इशू और दूसरा पाकिस्तान के जो दोबारा टिल्ट अमेरिकन की जानिब है। ठीक हो गया। हिलाली साहब, अलीना अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक सवाल मैं हिलाली साहब से करना चाहता हूँ, फिर आप उनसे कोई सवाल कर लें। हिलाली साहब, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मुईद यूसुफ साहब भी ये कह रहे हैं, और ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। अमेरिका CPEC को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, अनवर अब्बास भी यही बात कर रहे हैं। फिर अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी कॉस्ट क्या है? क्या हम क्या चीज़ है जो हम ऑफ़र कर रहे हैं या जिससे हम गुरेज करेंगे कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हों, या कौन सी चीज़ मानेंगे उनकी? कमाल है कि हम अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं एक एक को कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छा हो सकता है। आपने वेंडी शर्मन का जिक्र सुन लिया, पूरे दुनिया के सामने उसने खड़े होके कहा कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 डेवलपमेंट्स लाइक अफगानिस्तान, जिसमें थोड़ा सा हमारा कोऑपरेशन और ये तो कुछ नहीं है, फॉरगेट इट। वो कभी वापस वो रिलेशनशिप नहीं आ सकता जो एक वक्त था। और मेरे ख्याल में हम ये मानते क्यों नहीं है भाई? हम बार बार क्यों लगे हुए हैं इनके पीछे? माय गॉड, हमारी आवाम तो नहीं लगी हुई है, और एक गवर्नमेंट ने लिखा है एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर कौन लगा हुआ है इनके पीछे? कौन लगा हुआ है कुछ हथियार और कोर्सेज के लिए हम खड़े हो जाएं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे हम इनको ओवरफ्लाइट्स दें, और दे दिया है हम, विच इज सैड, इसलिए कि मेरा ख्याल में हमने उनसे कंडीशंस रखने थे। आप ओवरफ्लाइट्स करेंगे, हमारे साथ डिटेल्स शेयर करेंगे, आपके हर ओवरफ्लाइट पे हमें बताएंगे कि आपने क्या देखा, और अगर ओवरफ्लाइट्स के कॉन्सिक्वेंसेस पे आप बॉम्बिंग करें हमारी ओवरफ्लाइट्स, दैट इज रॉन्ग, और हमारे परमिशन के बगैर आप बॉम्ब नहीं कर सकते। इसलिए कि आपको कोई कुछ भी जाके आप बॉम्ब कर दें, आप तो हमारे मुल्क में खुद आके हमारे लोगों को बॉम्ब किया है, 24 तो जवानों को मार दिया है। नो, वी कैन नॉट गिव यू परमिशन टू बॉम्ब यूजिंग ओवरफ्लाइट्स ओवर पाकिस्तान, जब तक आप हमारे को बताएं नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, किसको बॉम्ब कर रहे हैं, ये कुछ नहीं। आप समझते हैं जैसे वो जाएंगे कहेंगे ओ हमने टेररिस्ट देखा, 6 जहाज भेज के तड़ा ख़त्म कर दें वो टेररिस्ट को, और और कल वो तालिबान आके कहेंगे कि भाई इन्होंने तो हमारा पूरा कैंप को उड़ा दिया है, आपके यूजिंग योर एयर स्पेस। मेहरबानी से इनको डिनाई करें, ये तो ऐसे लोग हैं, हमें पता है ये है, तो आई एम वेरी सॉरी। और इन्होंने हमें बता दिया है कि अगर तुम बच्चू बाज नहीं आओगे हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। पहली बात, हम अपने ड्रोन्स और ओवरफ्लाइट्स, ज़रूरत है टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, एंड वी मस्ट हैव परमिशन, और अगर तुम नहीं दोगे हम उनको एस्कॉर्ट करके भेजेंगे, लड़ लो हमारे साथ अगर लड़ना है। दूसरी बात, IMF का ये जो 1 बिलियन है, फॉरगेट अबाउट इट, ये भी रुक जाएगा और आपका ट्रांच खत्म हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान को क्या होगा?
दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनका देखिए कैसा कट होता है। फाटैफ में अभी रियल डेंजर हो ब्लैक लिस्ट पे आ जाए। यार आप क्या समझते हैं? आपको ये धमकियां दे दिया है इन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स। कंटेम्पचुअसली उस औरत ने कहा है, कंटेम्पचुअसली उसने कहा है, पाकिस्तान मीन्स नथिंग टू अस। तुम हिंदुस्तान और हम, इनकी जिक्र ही मत करो, इनका तो कुछ रोल ही नहीं है। बस ये थोड़ा सा अफगानिस्तान का मसला है जिसपे हमें लाजमी मजबूरी इनसे बात करना पड़ता है, थैंक्स टू ज्योग्राफी। ये है बातें। तो मेरे ख्याल में सीपैक, ये सारी बातें हो गया। देयर इज नो डिस्कशन ऑन सीपैक समी साहब। अच्छा, देयर इज नो डिस्कशन ऑन सीपैक। बगैर सीपैक हम खत्म हो जाएंगे। 60 बिलियन 80 बिलियन इन्वेस्टमेंट, और आप समझते हैं कि इनको खत्म करने देंगे? अगर हम ये सीपैक को इसको ये करें, हम खुद खत्म हो जाएंगे। लिख के ले लें, और ये चाहते हैं ये हमें खत्म करें। अलीना, यू वांट टू आस्क? ज़फ़र हिलाली साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगी। ज़फ़र हिलाली साहब, जो एयर स्पेस का इस वक्त इशू चल रहा है, अगर इस हवाले से दाइश को काउंटर करने के लिए या बाकी ग्रुप्स को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान के मौजूदा सेटअप को अगर इसमें शामिल किया जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये चांसेस हो सकते हैं कि वो शामिल हों इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, दाइश पाकिस्तान आया कैसे? किस अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स ने उनको लाए? और क्या कर रहा है दाइश अमेरिका के खिलाफ इस वक्त? नथिंग। और दाइश इज नॉट इंटरेस्टेड। आधे दाइश के मेंबर्स टीटीपी के मेंबर्स हैं। क्या छोड़ें जी, ये दाइश इस्तेमाल इंडिया करेगा, आप देख लें। और आप देख लें इस तरीके से इफ वी कंटिन्यू ऑन दिस ट्रिप, तो एक दिन वैसे आएगा कि ना सिर्फ टीपीपी बट अफगान तालिबान को हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए वो तो मेरे ख्याल में एक किस्म के ट्विन्स हैं, दे जॉइंड एट द हिप। और अगर हम इनको रोकें तो शायद वो कहें कि अच्छा चलो ठीक है, आप हमें मदद कर रहे हैं, लिहाजा कोई कंट्रोल हम करेंगे। नहीं तो अदरवाइज अफगान तालिबान पे उन्होंने हमें कह दिया इन सो मेनी वर्ड्स। उन्होंने कहा जाओ तुम इनके साथ सब अपना समझौता करो, ये हमारा काम नहीं है। मगर जब इनको पता चलता है कि हमारे जवान मर रहे हैं, 30 तो मर गए हैं 2-4 हफ्ते में, हमारे जवान जो मर रहे हैं, तो हम उनको रोकेंगे, आने नहीं देंगे, रूट्स कट करेंगे, इनका नुकसान होगा, तो फिर शायद हमारे साथ कुछ करेंगे, शायद। मगर फॉर गॉड सेक वी आर, भूले मत, अमेरिका ने फैसला कर लिया है, 10 दफे अनाउंस कर दिया। हमें ये डिस्कशंस को ख़त्म करना चाहिए कि क्या एक हिंदुस्तान हम उनका एलाई है, मिलिट्री पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, और हिंदुस्तान की बुनियाद पे वो चल रहे हैं। हम कुछ नहीं है इनके लिए। वी आर नाउ एन एडजंक्ट ऑफ चाइना। मान जाएं ये बात एंड वर्क ऑन इट। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आपने बड़ी तफसील से बात की, और जनाब ज़मीर असदी साहब भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, और जब वापस आते हैं तो डॉक्टर फ़र्रुख सलीम हमारे साथ होंगे, और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, उसमें जो स्टेट बैंक को के हवाले से जो बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मामलात हैं उनमें जो IMF की जो शराइत हैं, उनका क्या मकसद है, किस चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये बात कहाँ तक जाएगी। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब ने, माहिर इक़्तिसादियात हैं, और कमर दिलशाद साहब, साबिक वो इलेक्शन कमीशन के को डील करते रहे हैं, उनके सेक्रेटरी रहे हैं, और मामलात पर बड़ी नज़र है। और बड़ी आज गर्म खबर है इस वक्त, जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के बीच जो कुछ चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरफ जाएगा। लेकिन मैं इनकी इजाज़त से सबसे पहले डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, बज़ाहिर ऑटोनॉमी के हवाले से IMF की कुछ शराइत हैं, कुछ दीगर शराइत भी हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों के अकाउंट्स के हवाले से। कुछ आप बयान फरमाएंगे कि ये जो इस वक्त शराइत हैं IMF की, वो उनके मकासद क्या हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव इन पाकिस्तान? देखिए, IMF सिर्फ मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है, और उसके आप सियासी मालकान कह लें या सियासी शेयर होल्डर कह लें,
वो भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका एक सियासी एजेंडा भी होता है। सबसे बड़े शेयर होल्डर जो IMF के हैं वो अमेरिका है। अमेरिका के वोट के ऊपर 8 लाख और 31,000 वोट हैं, जिसका मतलब ये है कि जब अमेरिका का एक हाथ खड़ा होता है वोट के ऊपर तो 8 लाख और 31,000 वोट खड़े होते हैं। अब दो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि पहले मालियाती बेंचमार्क होते हैं, फिर उनकी एक सियासी जो है वो मुज़ाकरात होते हैं, सियासी एजेंडा होता है। इनका स्टेट बैंक का जो आपने बीच में जिक्र किया, उसमें मामला कुछ ऐसा है कि जो ममालिक अपने स्टेट बैंक को आज़ाद मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है कि आज़ादाना स्टेट बैंक जो है वो आपका शरह सूद सेट करे बगैर किसी सियासी इंटरफेरेंस के, बगैर किसी सियासी असर रसूख से, और नोट कितने छापने हैं जिसको मनी सप्लाई कहते हैं। अब तारीख कुछ ऐसी है कि जो ममालिक जो हैं जहाँ पे उनके सेंट्रल बैंक जो हैं वो आज़ाद हैं और उनके ऊपर सियासी असर रसूख नहीं होता, वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे महंगाई की जो शरह है वो बड़ी कम रहती है। उसमें ज़्यादातर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक को जो है वो ऑटोनमस कर दिया हुआ है, आज़ाद कर दिया हुआ है, और वो सियासी असर रसूख के बगैर ये तयन करता है कि शरह सूद क्या होना चाहिए और मनी सप्लाई, नोट कितने छापने हैं। जो ममालिक हैं जिनमें सेंट्रल बैंक आज़ाद नहीं है, उसमें अर्जेंटीना है, जिम्बाब्वे है, जर्मनी जो दूसरी जंग अज़ीम से पहले था। उन तीनों ममालिक में हमने देखा कि जो महंगाई की शरह है वो 1000% से भी ऊपर चली गई। तो एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि IMF जो हमें कहता है अपनाने के लिए, वो पाकिस्तान के अपने भी मुफाद में होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हुकूमतें जो हैं वो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देती हैं IMF के ऊपर, जबकि कमज़ोरियाँ और गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ का कुछ इशू बन गया है? जी इब्राहिम साहब, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। बीच में आपकी आवाज़ गायब हो गई थी। अच्छा, नहीं, ये बात तो ठीक है, महंगाई और IMF के फ़ज़ाइल और फ़वाइद ये तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कहना कि आप सारे जो इदारों के अकाउंट्स हैं वो स्टेट बैंक में ले आएँ और बिल्कुल किसी भी इदारे का कोई अकाउंट ना रहे, ये इसकी क्या, यानी मुझे पता है इसकी बड़ी जस्टिफिकेशन है, वो सूद लेते हैं, देते हैं, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि ये शायद नज़र रखना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे, और लार्जर देन स्टेट बनाना चाहते हैं। हाँ, कि कहाँ स्टेट से बड़ा हो जाए स्टेट बैंक, कैसे कहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं, पेनीज कहाँ जा रही हैं, ये तो एक बिल्कुल कंट्रोल करने वाली बात है ये IMF की तरफ से। जी समी साहब, देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका सियासी एंगल अगर आप ढूंढने निकले तो शायद ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है या नहीं, इसके ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए इस वक्त ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आसान तरीन अल्फाज में इसको आपके सामने रखूँ। देखिए कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनके पास तकरीबन 3000 अरब रुपया पड़ा है जो उन्होंने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स में जमा करा रखा है। अब वो निजी बैंकों के पास आता है और निजी बैंक क्या करते हैं कि वही रुपया वापस हुकूमत पाकिस्तान को कर्जे में दे देते हैं। अब वो वसूली कर्जे की कर रहे हैं 8-9-10% के ऊपर, और जो उन्होंने अपने पास पैसे जमा कर रखे हैं वो है 3-4% के ऊपर उनको रिटर्न देते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हुकूमत पाकिस्तान कर्जा, अच्छा मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन अगर आज से 30-40 साल पहले ये अरेंजमेंट होता तो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको दुनिया अप्रूव नहीं करती, जिसके लिए फ़ंडिंग चाहिए, वो इदारे किसी तरीके से फ़ंडिंग करते हैं, सरकार देती है, तो क्या वो चीज़ें सारी, चाहे वो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, चाहे वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर एक एक पैसे का हिसाब हम पूरी दुनिया को दे दें तो फिर इन मामलात के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा हमें पैसे, वो फंडिंग कहाँ से आएगी? देखिए इसमें हुकूमत पाकिस्तान एक वेवर सीक कर सकती है। वो ये कह सकती है कि बाकी सारे इदारे जो हैं वो तो स्टेट बैंक को जो उनके पास रकूम जमा है वो जमा करवा देंगे अपने अकाउंट्स में, और लेकिन डिफेंस के हवाले से जो अकाउंट्स हैं उनको हम स्टेट बैंक के पास नहीं ले जाएंगे या उनको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आपका ख्याल है IMF मान जाएगा?
आपने खुद फरमाया कि ये एक सियासी बैंक भी है। अब सोचिए, अगर तो किसी मुल्क ने ये तहैया कर रखा है कि उसने कर्जों के ऊपर जिंदगी गुजारनी है, अगर हर साल हमारा वजीर खजाना हमारी नेशनल असेंबली में खड़ा होकर ये कहे कि मेरे इस साल के जो आमदन है वो 4000 अरब है और मेरा खर्चा जो है वो 8000 अरब है और मैं 4000 अरब जाके मांगूंगा और भीख मांगूंगा और कर्जा जात लूंगा, तो फिर कर्जे देने वाले जो हैं वो इस किस्म की शराइत लगाएंगे। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऑर्डर रखना है। बिल्कुल ये वाला जो इसको कहते हैं सिंगल ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, ये आज से कोई 20 साल पहले IMF ने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर लागू करना शुरू किया था। बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक हैं जिनके ऊपर ये कानून लागू किया गया। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि वो उनका एक अपना सिलसिला है, लेकिन हम तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। मैं कंवर दिलशाद साहब, आपके सबर का बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, अगरचे आप इलेक्शन कमीशन से आपका ताल्लुक है, आम पाकिस्तानी तो ये कहता है कि जो डिफेंस का अकाउंट है, अगर उसके पेनीज जो हैं अगर आप दुनिया को बताने लग जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो हमारी फोर्सेस हैं बिल्कुल उनको जो भी वो उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो वो करना चाह रहे हैं, जो डिज़ाइंस हैं, वो सारे के सारे पूरी दुनिया के सामने वो आप रख देंगे और वो जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है दैट विल गो अवे। क्या कहते हैं आप कंवर दिलशाद साहब? असूली तौर पर हमारी वजारत ख़जाना जो है उसमें इंतहाई माशी तौर पे माहिरीन जो हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनके सारे असासे जो हैं वो गैर मुल्कों में जमा हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टी भरी हुई है, उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। अब हमारे जो दोस्त हजरात आते हैं जो मामला तो करते हैं वो अवाम को सही हक़ाइक़ तो बयान नहीं करते। उन्हें ये बताए रहे कि वजारत ख़जाना ये 3 साल में क्या करते रही, शेख हफीज ने क्या किया, शौकत तरीन ने कौन सा तीर मार रही है। अब शौकत तरीन साहब जो है कभी अमेरिका जाते हैं, बचने जाते हैं, कभी स्टेट पर दाएं कभी बाएं, कोई समझ तो आते नहीं, वो कौम के कैसे बन रहे हैं। पहली बात ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है। इससे पहले जो हुकूमतें आती रही, नवाज शरीफ का दौर आता, उनमें इसहाक डार साहब ने पूरे मुल्क की माशी तौर पर जो है वो पॉलिसी वो भी नाकस थी, उसके नताइज भी आज भुगत रहे हैं। जरदारी साहब के जो थे वज़ीर ख़ज़ाना वो भी आज उनके नताइज आज आप भुगत रहे हैं। इसी तरह इमरान खान के अंदर जो है 180 के पास कौमी असम्बली के मेंबर, उनके अंदर कोई नहीं मिला वज़ीर ख़ज़ाना, वो सारे नाहिल लोग थे। एक बाहर से पढ़ के ले आए किसी सिर्फ बैंक के प्रेसिडेंट साहब को, उसने जो अपने सिर्फ बैंक बचाने के लिए जो कितना अरबों रुपए बैंकों से लिए वो कोई नहीं बता रहा। मुझे काफ़ी लोग बैंक के बारे में बताया कि सर उन्होंने अरबों रुपए अपने सिर्फ बैंक को जो दिवालिया और उसके बचाने के लिए तमाम बैंकों से, यहाँ तक नेशनल बैंक से पैसा लिया उन्होंने, वो कोई नहीं बता रहा। वो सारे जो है वो बातें जो है किए जा रहे हैं जो आवाम की दिलचस्पी में नहीं है, वो टेक्निकल बातें आवाम नहीं समझती। आवाम ये समझते ये हमारे वज़ीर क्या कर रहे हैं, आज इन वज़ीरों को साइकिल में बैठा दें सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें आप बताए ना, ठीक हो गया, चाइना ने जो आपको बिल्कुल ठीक हो गया आपकी, बिल्कुल मैं पास जी आपने आपका बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ आया। अच्छा, मैं आल डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से, क्योंकि फिर ये ब्रेक पर मुझे जाना है। डॉक्टर साहब कितने पुरुमीद हैं आप, ये जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है, शौकत तरीन साहब ने तो कहा है कि मामला तकरीबन तय हो गए हैं और नेक्स्ट वीक हम इस पर साइन कर लेंगे, व्हाट डू यू से? जी IMF के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। आपका जो जुमला मैंने आखिरी सुना उसमें आपने कहा कि हम अपने डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो दुनिया भर से क्यों शेयर कर लें। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का अपना ही इदारा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिफेंस की कोई चीज़ें बताई जा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट बैंक के सरबरा बाकर रजा साहब हैं जो वहाँ से इम्पोर्ट होके आए हैं, जिसको उन्होंने बिठा दिया उसके ऊपर, और अब क्योंकि वो बैठे हुए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए स्टेट बैंक को, तो वो देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस ना जी। एक उसके अंदर एक तरीका तो हमें नज़र आ रहा है। वो स्टेट बैंक तो हमारा है लेकिन उसकी जो सरबराही है वो तो वाशिंगटन के पास है। IMF में वो जो बाकर रजा साहब हैं वो तो उन्हीं के इम्पोर्टेड हैं। अच्छा समी साहब, दो बातें इधर। पहली बात तो ये है कि समी साहब को रजा बाकर साहब को जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो हम खुद ही हैं, हमने उनको खुद से अपॉइंट किया है, हमारे ऊपर किसी को मुसल्लत नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ आदमियों में हमें कोई स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं मिल रहा और हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं तो इसका किसी बैरूनी ताकत के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, मुनासिब नहीं होगा।
अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर खुद से काम कर रही है। दूसरी बात ये है बड़े अदब से, निहायत अदब से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि फैटफ का मामला देख लें, पाकिस्तान हर चीज़ पर अमल दरामद कर रहा है। जब कंडीशंस लगा दी जाती हैं, जब ये कहा जाता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा और ये होगा, तो देन व्हाट चॉइसेस आर वी लेफ्ट विद, डॉक्टर साहब? अच्छा, अब फैटफ का आपने जिक्र किया, मैं आपसे बहुत हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपके सामने रख दूँ, जब फैटफ ने हुकूमत पाकिस्तान से ये पूछा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग में कितने लोगों को कन्विक्ट किया है, एक्चुअली सजा दी है, तो आप हैरान होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अदाद शुमार भेजे हैं फैटफ वालों को, वो रियली रोंगटा खड़ा कर देने वाले हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान खुद से ये पैगाम दे रही है फैटफ को, वो ये कह रही है कि पिछले साल 2500 केसेस में इन्वेस्टिगेशन की है, 350 केसेस के ऊपर हमने अदालत में ट्रायल चलाए हैं और एक शख्स को हमने सजा दी है। बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। मुझे एक वक्फा लेना है यहाँ पर, मैं ब्रेक लेता हूँ और जब वापस आता हूँ तो फिर यहीं से बात शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर फ़र्रुख सलीम अपनी बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें। फैटफ के हवाले से आप बात कर रहे थे, जो सज़ाएं मिली हैं उस आदाद शुमार। देखिए, न सिर्फ ये हुकूमत, इससे पहले हुकूमतें भी आईं। अब बहुत सारी हम अपनी खामियां और अपनी कमज़ोरियां जो हैं वो हम IMF के ऊपर या बैरूनी इदारों के ऊपर डाल देते हैं। कुछ हद तक उसमें हकीकत भी होती है, लेकिन वो आधा सच होता है। देखिए, अभी ये कह देना कि पाकिस्तान में महंगाई आ रही है क्योंकि IMF हमारे ऊपर महंगाई जो है उसको मुसल्लत कर रही है, कि हम बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि IMF हमारे को दबाव डाल रही है। मैंने आलमी मालियाती इदारों के साथ बड़े साल काम किया है और यकीन जानिए कि IMF का बड़े ममालिक के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं वो मेरी नज़र से गुजरे हैं, मैंने पढ़े हैं। कहीं भी IMF किसी मुल्क को ये नहीं कहती कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। वो ये कहती है पाकिस्तान के हवाले से कि आपके बिजली के शोबे में 400 से 500 अरब रुपए का खसारा हो रहा है, आप खुदाया उस खसारे को दूर कर दें। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं कि जो 20 से 25% बिजली चोरी हो रही है उसकी में चोरी में कमी लाई जाए और खसारे में कमी कर ली जाए, फिर जिसके नतीजे में हमें जो टैरिफ है वो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह आप बात डॉक्टर साहब आपकी ठीक है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ इस बात को, इसलिए कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर बड़ी एक लंबी बहस की ज़रूरत है। अब यही मगरबी ममालिक, इन्हीं की कंपनियाँ, इन्हीं के लोग मुख्तलिफ़ औक़ात में जब इन्होंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें इंस्टॉल की होती हैं, आकर ऐसे वो मुआहदे करते हैं कि अगर उन मुआहदे को यूनिलैटरली अगर पाकिस्तान की आला अदालतें भी उसको रिविज़िट करें तो उस पर इतना ज़्यादा हर्जाना देना पड़ता है, इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है इनकी आर्बिट्रेशन में, इनकी अदालतों में। अगर आप ना करें तो फिर आपको वो सैंक्शंस आप पर लगा देते हैं। बहुत सारे मामलात पर जिनमें ह्यूमन राइट्स है, जिनमें दूसरे इश्यूज़ हैं, उन पर फ़ैसलों और करारदादों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जो इनके अपने मफादात को मीट करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और इसीलिए हमारे मुल्क में भी जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो सारे वेस्ट के तालीम याफ्ता हैं, वेस्ट के फैज़ याफ्ता हैं, और वो आकर उन्हीं की पॉलिसीज़ को डिफेंड करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्तकबिल में वो उन इदारों की तरफ देखते हैं। लेकिन आपकी जो बात है वो बिल्कुल ये दुरुस्त है कि इसमें हमारा एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम उन अपॉइंटमेंट्स की इजाज़त देते हैं और हम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में हमारा भी उतना ही हिस्सा है। ये जब तक रियल रूलर्स हमें नहीं मिलेंगे, वो लोग जो पाकिस्तान और आवाम के मफादात को सामने रख कर फ़ैसले करें, इस सूरत हाल से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जनाब कमर दिलशाद साहब, ये बयान फरमा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त ठन गई है, इसका क्या होगा, इसका क्या बनेगा, ये बात कहाँ तक जाएगी? आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकी काबीना से कहा है कि वो जो दिन 2 वज़रा को नोटिस मिले हैं उनकी सपोर्ट के लिए आप इलेक्शन कमीशन में भी जाएं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये सारा मामला, ये है क्यों और इसका क्या हल आपको नज़र आता है? देखा जी, हमें बड़ी हैरानगी हुई है कि जब एक सियासी जमात ने हुकूमत की या रियासत की रेट को चैलेंज किया तो उन्होंने कहा जी हम इस रेट को चैलेंज को जो है वो हम इसको ख़त्म कर देंगे, हम इस स्टेट को बरकरार रखेंगे। बड़ा अच्छा फैसला है, हुकूमत को रेट को बरकरार रखना हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है।
लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की अपग्रेड है ना, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर जो है जिस अंदाज से वो तज़हीक कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो अपनी रेट को बरकरार रखने के लिए आगे तक जाएगा ना। अब वो मामला ये हो रहा है कि जब जो 2 मिनिस्टरों के बारे में जो बाकायदा उनकी हियरिंग होने वाली है, डेटे बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इस लिहाज से स्टेप बाय स्टेप जा रहा है कि इनकी सारी जितनी भी बदगमानियाँ हैं वो प्रेस में भी आ जाएँ और हमारे यहाँ जवाब भी दाखिल हो जाए। जब तब हम इसके बारे में अहम फैसला करें आइन के आर्टिकल 204 और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 के तहत, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह सकता है कि जनाब हमने तो उनको बार बार इन्वाइट किया, शौकाज के जवाब तलब किया, इनको इन्वाइट किया, तो ये इन्होंने आने की जहमत नहीं की बल्कि हमारी तस्दीक तजरीर करते रहे। ये तमाम प्रेस की खबरें हैं और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की फरमानान है या प्रबुदात हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम करेगा, कर फिर ज़ाहिर है जो फैसला उन्होंने किया उस पर तस्दीक कर देगा, तोसीक कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी रेट को उसी तरह बरकरार रखे जैसा कि हुकूमत जो है वो कहती है हमने स्टेट की रेट को बरकरार रखना है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस मौके पर अपनी रेट को बरकरार न रखा तो जनाब हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि फिर 2023 के इलेक्शन जो है खिलवाड़ा बन जाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन अमला, सूबाई गवर्नमेंट के जितने भी है लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी कंट्रोल करने वाले हैं, वो कह जी इलेक्शन कमीशन की क्या वैल्यू है, जो मर्जी करें, इलेक्शन कमीशन कौन सुनता है। तो फिर आपके 2023 के इलेक्शन में तो खाना जंगी हो जाएगी। अब इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि अपने आइन और कानून के मुताबिक अपना फैसला करें और किसी के चेहरे ना देखें। उनको चेहरों को तो परसों खत्म ही कर दिया जब एक माहदा होते होते आप के लिए वो चेहरे कहाँ चले गए। तो लेकिन इस लिहाज से नजर तो यही आ रहा है हमें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपना स्टैंड देना चाहिए। अब ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी नोटिस वापस ले लें, तो कोर कमेटी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करते रहे और वो नोटिस वापस ले लें। तो मैं तो आपकी वसातत से कहूँगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि इस पर भी वो कोर कमेटी के खिलाफ अपना नोटिस जारी कर दें कि जो उन्होंने ये कहा है कि जनाब नोटिस वापस ले लें, इस कानून के तहत नोटिस वापस ले लें। तो ये सारे मामला बाकी रह गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो तो चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे जो उन्होंने 37 तहफ़्फ़ुज़ात लगाए हैं उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसकी ऑनरशिप नहीं लेनी। जब ऑनरशिप नहीं लेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो ज़ाहिर है वो तो अमन तरामन होना नामुमकिन बात हो रही ना। अब चंद महीनों में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होने वाले हैं, मर्दशुमारी हो रही है, इलेक्टोरल रोल अपडेशन हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये ट्रेनिंग के लिए कहाँ टाइम बच गया। 9 लाख का आमला जो है वो उन्होंने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। किधर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? ठीक हो गया। अच्छा मैं कमर साहब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो एक ये जो जुमले तबादले और आपस में अब जैसे नोटिस, ये क्यों हुआ है? क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है? इलेक्शन कमीशन के लोग क्या समझते हैं कि ये क्यों सब कुछ किया जा रहा है? देखें जी, बात यह है कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और हमें भी स्मेल हो रही है कि जो उनके पास बड़ा सेंसिटिव मसला आ रहा है फॉरेन फंडिंग केस का, तो फॉरेन फंडिंग केस को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये सारे जो है मामला सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करे, तजरीर करे, ताकि जब इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग के बारे में अपना कोई जजमेंट देता है तो वो कह सके जो हमने तो कंट्रोवर्शियल है, हमारे साथ इनकी अनबन थी, इन्होंने हमारे तवासुब के तहत ये जो है फैसला सुना दिया। तो लेकिन इसमें कमर साहब इसमें मेरी कुछ वकला से बात हुई, बाबर अवान साहब से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो मैक्सिमम सज़ा इस केस में हो सकती है, अगर सपोज़ करें कि ये फंडिंग का केस तहरीक इंसाफ हार जाती है तो उसमें सिर्फ सज़ा ये है कि वो जो अकाउंट्स में पैसा था वो कन्फिस्केट हो जाएगा। इससे कोई तहरीक इंसाफ की हैसियत या गवर्नमेंट या वज़ीर आज़म साहब की अपनी ज़ात उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो तो ये कहते हैं। बाबर अवान साहब हमेशा इसी तरह के बातें, बड़ी सही बात की है बाबर अवान साहब ने, आयन और कानून के पास बात की। हम भी वही कहना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस में जो ममनुआ फंड जब्त कर लेता है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका फिर सेक्शन 215 में जाए ना। 215 में लिखा है कि जिस पार्टी की जो है अपना जो है मामला फंडिंग के बारे में वो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर दे तो उस पार्टी का जो
सिंबल है वो वापस लिया जा सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल वापस लेगा ना, जब सिंबल वापस लेगा तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी रहेगी, आज़ाद उम्मीदवार सब तस्वर किए जाएंगे ना, और फिर वो कौमी मुजरम बन जाएगी ना। तो फिर जो अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वो कहेगी कि जनाब इस पार्टी का ममनुआ फंड जब्त कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हक़ सरकार, तो फिर उस पार्टी का वजूद कैसे रहेगा जनाब। बाबर खान साहब ये भी देखिए ना, वो पार्टी पे कहाँ खड़ी होगी, वो पार्टी जिसके ममनुआ फंड जब्त हो जाएं, पार्टी के फंड जब्त हो जाएं, तो पार्टी कहाँ खड़ी होगी। बाबर खान साहब ये जरा प्राइम मिनिस्टर साहब को जरा समझाया करें ना। तो ये बात सबसे बड़ी अहम बात सही कही है बाबर रहमान साहब ने, दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि जनाब सजा तो इतनी होगी ना कि ममनुआ फंड जब्त कर लेंगे, तो जनाब जिसकी आप जब ममनुआ फंड जब्त हो जाएगी तो उस पार्टी का वजूद का खत्म हो गया, वो तो पार्टी गैर मुस्लिम करार दी, गैर कानूनी करार दी जाएगी ना कि जनाब आपके तो फंडिंग बाहर से आ रहे हैं। जब आपने एक पार्टी के बारे में ये कहा कि इनके इंडिया से फंडिंग आ रहे हैं, जैसे कि चंद रोज अखबारों पे आ रहा था, तो बड़ी गलत बात थी, तो सजा मिलनी चाहिए थी अगर उनके पास सबूत है तो। अब वो सबूत पेश हो जाएं, उनका ये फॉरेन फंडिंग में ये ममनुआ जो है ये है फंडिंग आई है गैर मुल्कों से, जो कि आईन और कानून जांच नहीं देता, तो उस पार्टी का वजूद कहाँ रहेगा जनाब। तो ये बाबर आवाज सब समझाएगा। ठीक है, सेक्शन 215 क्या कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का टाइम जो शो का वक्त ख़त्म हो गया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि अगर साबित हो गया कि ये ममनुआ फंडिंग थी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें पार्टी जो है वो अपना इंतखाबी निशान लूज़ कर सकती है, और फिर अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो कंवर दिलशाद साहब की ये राय है कि उसमें तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, आज के तजज़िये से मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।